हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति पाल, फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एम्स नागपुर। मेरी नीट में रैंक 4067 थी और मैं गया बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो आज हम अपना जो इवोल्यूशन चैप्टर है उसके क्वेश्चंस हमने किए थे पिछले सेशंस में। आज हम जितने बचे क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तो हमने जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे कर लिए थे, फिर हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे आए थे, वो भी हमने खत्म कर लिए थे। और हम शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन नंबर 7 तक पहुंचे थे, जहाँ पे हमें 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग एलील फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन को एक्सप्लेन करना था। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, जीन फ्लो अकर्स थ्रू जनरेशंस। जीन फ्लो कैन अकर across language barriers in humans. If we have a technique of measuring specific allele frequencies in different populations of the world, can we not predict the human migratory patterns in prehistory and history? Do you agree or disagree? Provide explanation to your answer. तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जो जीन फ्लो है वो जेनरेशंस के थ्रू आउट द जेनरेशंस हुआ है, और जीन फ्लो अक्रॉस लैंग्वेज बैरियर्स भी हो सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि हम अगर डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल रहे हैं तो उसमें हम जीन फ्लो नहीं हो सकता। जीन फ्लो कैसे भी हो सकता है इन द पॉपुलेशन। अगर हमारे पास एक कोई टेक्निक है बाय मेजरिंग एलील फ्रीक्वेंसीज, तो हमारे पास अगर कोई टेक्निक है जिससे हम एलीलिक फ्रीक्वेंसीज को मेजर कर सकते हैं, तो उन एलीलिक फ्रीक्वेंसीज को मेजर करने के बाद क्या हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री में क्या हुआ होगा? तो क्या आप इससे अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं? और उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन बताना है कि अगर आप एलीलिक फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट कर सकते हैं तो उसका यूज करके आप कैसे हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के माइग्रेटरी पैटर्न्स को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है जीन फ्लो? क्या है? जीन फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ जीन्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो हमारे जो इंडिविजुअल्स एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते हैं तो अपने साथ वो अपने जीन्स भी लेके जाते हैं। जीन्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर, एंड माइग्रेशन की वजह से जो है मूवमेंट हो रहा है। उसके बाद जब माइग्रेशन हो गया तो माइग्रेंट पॉपुलेशन क्या करती है? इंटरब्रीड करती है, और उसकी वजह से न्यू एलील्स जो है वो या तो ऐड होते हैं या फिर रिमूव होते हैं, और इससे क्या होता है? हमारी जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। पहले माइग्रेशन हो गया, माइग्रेशन के बाद इंटरब्रीडिंग होगी, इंटरब्रीडिंग के बाद या तो नई एलीलिक फ्रीक्वेंसीज ऐड होंगी या फिर सबट्रैक्ट होंगी। ओवरऑल जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होगी। ह्यूमन माइग्रेशन में क्या है कि ह्यूमन माइग्रेटरी पैटर्न्स कैन बी प्रेडिक्टेड बाय मेजरिंग द एलील फ्रीक्वेंसीज इन डिफरेंट पॉपुलेशंस। तो वही हमसे क्वेश्चन पूछा है कि जो हम एलील फ्रीक्वेंसीज है अगर हम उनको मेजर कर पाए तो हम ये बता सकते हैं कि ह्यूमन माइग्रेटरी पैटर्न्स कैसे थे। तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं जो ह्यूमन माइग्रेटरी पैटर्न्स है। ठीक है, तो ये जो हम देख सकते हैं ह्यूमन माइग्रेटरी पैटर्न्स है, ह्यूमंस इधर से उधर गए हैं, तो ये हम कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं? बाय मेजरिंग एलीलिक फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो हम अब ये करेंगे कैसे मेजर? तो म्यूटेशनल स्टडीज के हेल्प से हम म्यूटेशंस को लोकेट करेंगे इन द डीएनए ऑफ वेरियस पॉपुलेशंस। तो जो म्यूटेशंस हो रहे हैं इन द डीएनए उसको हम क्या करेंगे? लोकेट करेंगे, एंड दीज म्यूटेशंस कैन बी मैप्ड टू द लोकेशंस ऑफ पॉपुलेशंस, thus helping in finding out the human migratory patterns। ठीक है, तो जो ये म्यूटेशंस हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? मैप कर सकते हैं टू द लोकेशन ऑफ पॉपुलेशन, thus helping in finding out the human migration patterns। तो ये जो म्यूटेशंस हैं उनकी मैपिंग हम कर सकते हैं, तो उससे हमें क्या मिलेगा? ह्यूमन माइग्रेटरी पैटर्न्स का पैटर्न्स को हम मैप कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने क्या किया है?
they have analyzed Y chromosomes and mitochondrial DNA to study various migratory patterns. तो जो Y chromosomes हैं साथ में जो mitochondrial DNA है उसका हम यूज कर सकते हैं टू स्टडी वेरियस माइग्रेटरी पैटर्न्स. तो जो फर्स्ट माइग्रेशन हुआ था दैट टुक प्लेस फ्रॉम अफ्रीका एंड ह्यूमंस ट्रैवल टू द मिडिल ईस्ट टुवर्ड्स एशिया एंड इंडिया. ठीक है, तो जो फर्स्ट जो वाई क्रोमोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की हमने स्टडी की है तो उससे क्या हमें पता चला है कि जो फर्स्ट माइग्रेशन था दैट टुक प्लेस फ्रॉम अफ्रीका. तो अफ्रीका से हुआ था पहला माइग्रेशन एंड जो ह्यूमंस है उन्होंने ट्रैवल किया था टू द मिडिल ईस्ट टुवर्ड्स एशिया एंड इंडिया. ठीक है, तो ऐसे हमने माइग्रेटरी पैटर्न को एनालाइज किया बाय स्टडिंग वाई क्रोमोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8. उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. हाउ डू यू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ वर्ड्स लाइक रेस, ब्रीड, कल्टीवार्स और वैरायटी. तो ये 4 वर्ड्स हमें दे रखे हैं. हमें इन्हें बताना है कि हमको बताना है कि इनका मीनिंग क्या है. तो 4 वर्ड्स क्या है हमारे पास? रेस, ब्रीड, कल्टीवार्स एंड वैरायटी. तो सबसे पहले रेस क्या होता है? सो रेस इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर जेनेटिकली डिस्टिंक्ट विद इन द सेम स्पीसीज. ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल से ही हमें समझ में आएगा. सो पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स है, ठीक है, स्पीशीज तो इनकी सेम है पर उसमें भी दे आर जेनेटिकली डिस्टिंक्ट. ठीक है, सो मतलब कि होमोसेपियंस हमारे पास एक स्पीशीज है पूरी के पूरी, उसमें भी वो जेनेटिकली डिस्टिंक्ट है और उसके वजह से होमोसेपियंस में अराइज हो रहे हैं मोंगोलॉइड, कॉकसॉइड एंड कॉकेशियंस एंड नीग्रोइड. तो आप देख सकते हैं तीनों का स्पीशीज सेम है, दैट इज दे आर होमोसेपियंस, पर रेस अलग है तो उनका जेनेटिकली डिस्टिंक्ट है. मोंगोलॉइड फीचर्स है, कॉकेशियंस हैं एंड नीग्रोज हैं. तो हमारे पास ये हो गया डिफरेंसेस. ये हो गया रेस का डेफिनेशन कि इंडिविजुअल्स जो जेनेटिकली डिस्टिंक्ट हैं विद इन द सेम स्पीशीज. ठीक है, फिर तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ब्रीड. सो व्हाट इज ब्रीड? So breed is animals having similar phenotype, behavior and other characteristics which distinguish them from other animals of the same species. ठीक है, तो जो ब्रीड का मतलब है कि इनकी जो फिनोटाइप है, बिहेवियर है एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सिमिलर हैं पर सेम स्पीशीज के कुछ दूसरे ब्रीड से वो डिफरेंट है. ठीक है, तो उनके पास सिमिलर फिनोटाइप है, बिहेवियर है एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स है पर दे आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स ऑफ अदर एनिमल्स ऑफ द सेम स्पीशीज. मतलब एक स्पीशीज में एक से ज्यादा ब्रीड्स हो सकती हैं. सो ये हो गया हमारे पास ब्रीड का. तो आप देख सकते हैं कि जो डाल्मेटियन ब्रीड है ऑफ कैनिस ल्यूपस फैमिलियारिस दैट इज डोमेस्टिक डॉग. तो आप देख सकते हैं डॉग के अलग अलग ब्रीड्स होते हैं पर है तो सारे सेम स्पीशीज के ही. सो दैट इज अबाउट ब्रीड. देन द नेक्स्ट वी कम टू कल्टीवार्स. व्हाट इज कल्टीवार? सो कल्टीवार्स आर प्लांट्स दैट आर ब्रेड फॉर डिजायर्ड ट्रेट्स यूजिंग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ठीक है, सो जो प्लांट्स जिन्हें हम ब्रीड करते हैं फॉर डिजायर्ड ट्रेट्स यूजिंग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. So vegetative propagation is a non-sexual type of reproduction in plants. तो asexual method से जब हम plant की breeding कर रहे हैं for desired traits तो उसे हम क्या कहते हैं? cultivars. For example हम ले सकते हैं कि जो apples and bananas हैं उनके बहुत सारे cultivars होते हैं. So that is about cultivar. Then we come to variety. So variety is similar to race. यानी race जैसे हम use कर रहे थे. So variety is similar to race but it is used for plants. यानी आप जैसे race पढ़ रहे थे कि same species है पर हमारे पास genetically वो distinct है, वैसे ही plants में species अगर हम same रखें और genetically distinct कर दे तो उसको हम क्या बोलेंगे? variety. So variety is an informal taxon which is kept below species in the plant kingdom. तो plant
किंगडम में स्पीशीज अगर सेम है तो उसके बाद वैरायटी होगी, जबकि जो एनिमल किंगडम में अगर स्पीशीज सेम है तो उसके नेक्स्ट जो चीज होगी हमारे पास वो होगा रेस, जबकि प्लांट किंगडम में स्पीशीज के बाद होगा हमारे पास क्या, वैरायटी। सो ये था हमारे पास डेफिनेशंस ऑफ रेस, ब्रीड, कल्टीवार्स एंड वैरायटी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, व्हेन वी से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डज इट मीन दैट दोज व्हिच आर फिट ओनली सर्वाइव और दोज दैट सर्वाइव आर कॉल्ड फिट? कमेंट। तो हम जब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोलते हैं तो हम क्या मीन करना चाह रहे हैं, कि जो सरवाइव कर रहे हैं वो फिट हैं या फिर जो फिट हैं वो सरवाइव कर रहे हैं? ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर समझ में आ रहे होंगे, पर दोज विच आर फिट ओनली सर्वाइव का यानी आप पहले से फिट हैं तभी आप सरवाइव कर पा रहे हैं, या फिर आपने सरवाइव कर लिया तो मैं आपको फिट बोलूं। तो ये हमको समझाना है, इस पे हमको कमेंट करना है कि आखिर कौन सा जो मीनिंग है वो सही है। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये दोनों हमारे किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है, चार्ल्स डार्विन जो है उन्होंने क्या दिया था, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी उन्होंने ही बताया था। अब इन टर्म्स का क्या मतलब है? सो द मेन फीचर्स ऑफ द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आर टू इंक्रीज सर्वाइवल रेट्स, मोस्ट ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस टू अ लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, अब आप ही सोचिए कि जो हमारे एनिमल्स जो रिप्रोड्यूस करते हैं, अगर वो कम नंबर्स में रिप्रोड्यूस करेंगे तो बहुत ज्यादा हाई चांस है कि हमें पता है कि एनिमल्स में सारे जो प्रोजेनी है वो सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि वो हर एक का उतना ख्याल नहीं रखते जैसा ह्यूमंस रखते हैं। ठीक है, तो सर्वाइवल रेट्स को इंक्रीज करने के लिए जो मोस्ट लोअर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं इन लार्ज नंबर्स। ठीक है, तो भले ही वो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन तो इंक्रीज कर लेते हैं, पर जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो तो लिमिटेड ही है, और जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं दे कैन कॉज अ स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। ठीक है, सो ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन एडवांटेजियस वेरिएशन आर बेटर अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, अब आप सोचिए कि पहला काम था उस ऑर्गेनिज्म का कि वो अपना रिप्रोडक्शन रेट जो है उसको इंक्रीज कर दे, क्योंकि अगर वो कम ऑफस्प्रिंग्स पैदा करेगा तो ज्यादा चांसेस है कि वो सारे ऑफस्प्रिंग्स उसके मर जाएंगे। सो पहले ही उसने क्या किया, ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने की कोशिश की। अब ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स तो आ गए उसके पास, पर अब क्या होगा कि रिसोर्सेस तो उतने ही हैं, उतने में ही सारे ऑफस्प्रिंग्स को सरवाइव करना है। तो जो अपने आप को जितना बेटर अडेप्ट करेगा उन कंडीशंस में, और जो अपने आप को जो जो ज्यादा जिसमें ज्यादा अडेप्टेबल क्वालिटीज होंगी वो तो हमारा सरवाइव कर जाएगा, पर जो बाकी सारे हैं वो सारे मर जाएंगे। सो द लिमिटेड रिसोर्सेज कैन कॉज अ स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। तो जो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास एडवांटेजियस वेरिएशंस हैं वो बेटर अडेप्टेड होंगे टू द एनवायरनमेंट, and also the organisms that are better adapted are able to survive, reproduce and are fit। यानी अब हमें ये बताना चाह रहा है कि जो फिट होता है वो ही हमारा सरवाइव कर पाता है, यानी जो बेटर अडेप्टेड है वो एबल टू सरवाइव है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, एंड उसको हम फिट कंसिडर कर सकते हैं। सो दैट इज सो डार्विन ने क्या बोला था कि हमारे पास सर्वाइवल ऑफ द फिट है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं, दैट सर्वाइवल ऑफ द फॉर्म दैट विल लीव द मोस्ट कॉपीज ऑफ इटसेल्फ इन सक्सेसिव जनरेशंस। ठीक है, तो उस फॉर्म का सर्वाइवल जो एक तो अभी के जनरेशन में अच्छे से अडेप्ट एंड एग्जिस्ट कर पा रहा है, और फ्यूचर में वो अपनी कॉपीज को क्या करेगा, बनाएगा, और वो ही फ्यूचर जनरेशंस में जाएंगे। So survival of the form that will leave the most copies of itself in successive generations, उसे हम कहेंगे survival of the fit। So जो हमारे पास जो survive कर पा रहे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, fit बोलेंगे। So survival of the fittest, कि जो survive कर लिए उनको हम क्या बोलेंगे, fit बोलेंगे, क्योंकि वो जो है
इन जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे या जो भी कंडीशंस थे उनको पास कर चुके हैं वो, तो अब हम उनको एज अ फिट कह सकते हैं। सो इट मीन्स दैट दोज दैट सर्वाइव आर कॉल्ड फिट। ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डार्विनियन टर्म्स में क्या मीन करता है कि सर्वाइवल ऑफ द फॉर्म दैट विल लीव द मोस्ट कॉपीज ऑफ इटसेल्फ इन सक्सेसिव जनरेशंस, एंड आल्सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मीन्स दैट दोज हु सर्वाइव यानी जो सर्वाइव कर पा रहे हैं उस टॉलरेबल कंडीशंस को, उन्हीं को हम फिट बोलेंगे। बाकी सब हमारे जो है वैनिश कर जाएंगे या एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। एन्यूमरेट द 3 मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्राइटेरिया फॉर डेजिग्नेटिंग अ मेंडेलियन पॉपुलेशन। ठीक है, तो हमें पता है कि मेंडेलियन पॉपुलेशन एक ऐसा पॉपुलेशन है जिसपे हम मेंडेलियन पॉपुलेशन के फॉर्मूलाज, मेंडेलियन जेनेटिक्स के फॉर्मूलाज को लगा सकें। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए हमारे पास जो मेंडेलियन पॉपुलेशन है उसके अंदर, ताकि हम उसको डेजिग्नेट कर सकें एज अ मेंडेलियन पॉपुलेशन। सो देयर आर 3 क्राइटेरियाज। सबसे पहले जो मेंडेलियन पॉपुलेशन होना चाहिए दैट शुड बी लार्ज। ठीक है, तो सिग्निफिकेंटली लार्ज पॉपुलेशन होना चाहिए ताकि हम इजीली उस पॉपुलेशन में जो स्टडी है उसको कर सकें। सो मेंडेलियन पॉपुलेशन शुड बी इनवेरिएबली लार्ज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली सो दैट देयर इज फ्लो ऑफ जीन्स। अब एक तो हो गया कि लार्ज पॉपुलेशन है, उसके बाद उस पॉपुलेशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं कि फ्लो ऑफ जीन्स हो। सो फ्लो ऑफ जीन्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो हो नहीं पाएगा, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए फॉर द फ्लो ऑफ जीन्स। देन थर्ड इज दैट ये जो पॉपुलेशन है हमारे पास मेंडेलियन पॉपुलेशन, उसमें कोई भी माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। सो माइग्रेशन क्या करेगा? माइग्रेशन जीन फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करेगा। हमने देखा है कि जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो जीन फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब करते हैं, उसमें से एक है हमारे पास माइग्रेशन। सो माइग्रेशन जो है उसको अकर ही नहीं करना चाहिए, तभी हम उस पॉपुलेशन को क्या कह पाएंगे? मेंडेलियन पॉपुलेशन। सो 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया इज, पहला तो पॉपुलेशन शुड बी लार्ज। अगर लार्ज पॉपुलेशन मिल गया तो उसमें सबको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही प्रैक्टिस करना है। देन द थर्ड क्राइटेरिया इज कि कोई भी कहीं भी नहीं जाना चाहिए और ना ही आना चाहिए उस पॉपुलेशन में। सो देयर शुड बी नो इमिग्रेशन और देयर शुड बी नो ई माइग्रेशन। So immigration and e-migration is prohibited in a Mendelian population. ठीक है, फिर हम आते हैं ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। माइग्रेशन में इनहैंस और ब्लर द इफेक्ट्स ऑफ सिलेक्शन कॉमन। ठीक है, तो हमें ये इस बात पे कमेंट करना है कि जो माइग्रेशन है वो या तो सिलेक्शन के इफेक्ट्स को इनहैंस कर सकता है या ब्लर भी कर सकता है। ठीक है, सो व्हाट इज माइग्रेशन? माइग्रेशन इज द मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो आप वन प्लेस टू अनदर मूव कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं माइग्रेशन। और माइग्रेशन की वजह से क्या होता है? जीन फ्लो होता है इन द पॉपुलेशंस। ठीक है, सो अब इस माइग्रेशन का क्या इफेक्ट है ऑन सिलेक्शन? सो माइग्रेशन जो है उसकी वजह से क्या हो सकता है? जो दूसरे पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के भी जीन्स इस पॉपुलेशन में आ जाएंगे। सो माइग्रेशन में ब्रिंग इन जीन्स टू द पॉपुलेशन दैट इंक्रीज द जीन फ्रीक्वेंसीज ऑफ सिलेक्टेड जीन्स। ऑल्सो migration can blur the effect of selection if the introduced gene brings in changes to the gene that was selected before. अब आप ही सोचिए, एक पॉपुलेशन थी आपके पास, आपने उसमें कुछ जीन्स को सिलेक्ट करके रखा था एज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद माइग्रेशन हो गया। सो माइग्रेशन में या तो हमारे जीन्स अंदर आ सकते हैं पॉपुलेशन के, या पॉपुलेशन से बाहर जा सकते हैं। सो मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स को हम माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। इट कैन बी ई माइग्रेशन, दैट इज जो पॉपुलेशन है वो छोड़ के जा रही है किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन को, और और या फिर इंडिविजुअल्स जो है उस पॉपुलेशन में ऐड हो सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड इमिग्रेशन। ठीक है, immigration and immigration. So migration may bring in more such alleles that bestow upon the individuals such adaptations or traits which are selected by nature. आप मान लीजिए कि या तो नेचुरल सिलेक्शन ही हुआ या फिर आपने सिलेक्ट किया पर फिर माइग्रेशन हो गया, तो हमारे पास या तो एड ऑन हो जाएंगे एलील्स या फिर सबट्रैक्ट हो जाएंगे जो हमने सिलेक्ट करके रखा था या जो नेचर ने सिलेक्ट करके रखा था। सो जो सिलेक्शन की प्रोसेस थी वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है। सो क्या होगा, इमिग्रेशन से क्या, इमाइग्रेशन से क्या होगा, रिमूवल होगा। इमाइग्रेशन से क्या होगा, एडिशन ऑफ एलील्स होगा। तो जो हमने सिलेक्ट किया था या जो नेचर ने सिलेक्ट किया था, जो नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस थी, उसके जो इफेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पास उनकी ब्लरिंग हो जाएगी। क्योंकि क्योंकि क्या हुआ, या तो हमारे पास नई पॉपुलेशन आई या फिर हमारे पास जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन थी उसमें से कुछ पार्ट जो है हमारा चला गया। सो हमारे पास क्या हुआ, एलिलिक फ्रीक्वेंसीज की जो का या तो एडिशन हुआ या फिर सब्ट्रैक्शन हुआ, जो कि हम नहीं चाहते थे। सो अगर हमने सिलेक्ट किए थे खुद से ट्रेट्स तो उनमें भी डिफरेंस आ सकता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन जीन फ्रीक्वेंसीज, या फिर जो नेचुरली सिलेक्टेड थे उनमें भी डिफरेंस आ सकता है बिकॉज ऑफ चेंज इन जीन एलिलिक फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो इसलिए माइग्रेशन जो है वो क्या कर सकता है, में इनहैंस कैसे, व्हेन इमाइग्रेशन होगा सो तो हमारे पास इनहैंसमेंट दिखेगा, और ब्लर कब होगा, जब इमाइग्रेशन होगा। ठीक है, तो हमारे पास इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन जो है वो इफेक्ट्स ऑफ सिलेक्शन को जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे हमें समझ में आया कि कैसे जो है माइग्रेशन जो है अफेक्ट करता है सिलेक्शन को। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अब हम आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। सो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, नेम द लॉ that states that the sum of allelic frequencies in a population remains constant. What are the 5 factors that influence these values? तो सबसे पहले हमें वो लॉ बताना है जो सम ऑफ एलिलिक फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन इज कांस्टेंट, उसको एक्सप्लेन करता है। तो हमें पता है, हमने ये लॉ पहले भी पढ़ा है कि हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो हमारा सम ऑफ एलिलिक फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट, ये हमें बताता है। सो अकॉर्डिंग टू हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या होता है, that the frequency of alleles of a gene will remain constant in a population from one generation to another. So अब भले एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं, पर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स ऑफ अ जीन है वो हर पॉपुलेशन में कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, so according to Hardy-Weinberg principle and Hardy-Weinberg equation, p square plus q square plus 2pq is equal to 1, where p is equal to frequency of dominant allele, q is equal to frequency of recessive allele, and 2pq जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक है, सो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। ये तो हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया हमारे पास हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, हमने नेम कर दिया। उसके बाद हमें बताना है व्हाट आर द 5 इफेक्ट्स दैट इन्फ्लुएंस दीज वैल्यूज। तो हमारे पास 5 नेम्ड इफेक्ट्स हैं जो इन वैल्यूज को इन्फ्लुएंस करेंगे कहीं ना कहीं, तो हमें उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। सो क्या है वो पांचों, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट इज म्यूटेशन। सो व्हाट इज म्यूटेशन? So mutation is sudden inheritable changes in DNA
सो सडन होता है म्यूटेशन, डायरेक्शन लेस होता है एंड इनहेरिटेबल होता है, यानी पास ऑन कर सकता है टू द जनरेशंस. सो डिलीशन और एडिशन ऑफ द एलील्स कैन कॉज अ चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी. सो यहाँ पे म्यूटेशन में क्या होगा, सडन चेंज होगा जो कि इनहेरिटेबल है. एंड ये कैसे हो सकता है, या तो एलील्स डिलीट हो सकते हैं या फिर एक नया एलील ऐड हो सकता है. So there can be different mechanisms of mutations. हमें इतना याद रखना है कि they are directionless and they are sudden and also they are inheritable. मतलब ये generations के across travel कर सकता है. Then the next is recombination. So what is recombination? So recombination is genetic exchange between homologous organisms that can take place during meiosis. सो मियोसिस के दौरान जो हमारे पास जेनेटिक एक्सचेंज होता है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं. और इससे क्या होता है, हमारे पास न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं इन द गैमेट्स. सो अगर मान लीजिए यहाँ पे एक बीटल है विथ लार्ज स्पॉट्स और एक बीटल है विथ स्मॉल स्पॉट्स, इन दोनों की क्रॉसिंग हुई, मियोसिस हुआ, तो हमें मिलता है ऑफस्प्रिंग with both large and small spots. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इनके जीन्स की क्रॉसिंग ओवर हो गई और उस क्रॉसिंग ओवर के वजह से ही हमें क्या मिल रहा है, ऑफस्प्रिंग मिल रहा है विथ बोथ स्मॉल एंड लार्ज स्पॉट्स. यानी कि दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स ने क्या किया, क्रॉसिंग कर ली, और क्रॉसिंग की वजह से क्या हुआ, हमारे पास रिकॉम्बिनेशन हुआ एंड वी गेट एन ऑफस्प्रिंग विथ बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्पॉट्स. ठीक है, तो ये था हमारे पास रिकॉम्बिनेशन. नाउ वी कम टू थर्ड इज जेनेटिक ड्रिफ्ट. सो व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसी बाय चांस. तो बाय चांस, हम चाहते नहीं थे पर कुछ हुआ, ऐसा नेचुरल डिजास्टर आप मान लीजिए कि हो गया, तो हमारे पास नेचुरल डिजास्टर की वजह से क्या हुआ, हमारे पास कुछ जीन्स जो है लॉस्ट हो गए और कुछ ही हमारे पास बच पाए, और इस सर्वाइविंग जीन्स ने अपनी एक नई पॉपुलेशन बना ली बाय चांस. तो उसको हम बोलते हैं बॉटल नेक इफेक्ट. सो हमारे पास नेचुरल डिजास्टर हुआ, बॉटल नेक इफेक्ट हुआ, इतने ही नॉर्दर्न एलिफेंट सील्स हमारे पास बचे और उन्होंने जिंदा रह के अपनी एक न्यू पॉपुलेशन बना ली. सो दैट इज आवर बॉटल नेक इफेक्ट. देन उसके बाद फाउंडर इफेक्ट. तो फाउंडर इफेक्ट क्या होता है कि हमारे पास एक पेरेंट पॉपुलेशन होती है, उसमें से थोड़ा सा पॉपुलेशन सेपरेट हो जाता है और अपना खुद का पॉपुलेशन बना लेता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फाउंडर्स बोलते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल द अफ्रीकानर्स इन साउथ अफ्रीका डिसेंडेड फ्रॉम डच सेटलर्स have high chances of getting affected with Huntington's disease. This is because the original Dutch colonists happened to carry that gene with unusually हाई फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो हमारे पास इन्होंने अपने आप को डिटैच किया फ्रॉम दिस कॉलोनी एंड दे मेड देयर ओन न्यू स्पीशीज. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं फाउंडर्स इफेक्ट. देन द नेक्स्ट इज जीन फ्लो. सो हमने तो जीन फ्लो के बारे में पढ़ा था कि मूवमेंट ऑफ जीन्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर को हम जीन फ्लो बोलते हैं. सो इट इज बिकॉज ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑफ द माइग्रेंट पॉपुलेशन. तो जीन फ्लो के बारे में हमने क्वेश्चन नंबर 12 में भी देखा था कि कैसे हम एलीलिक फ्रीक्वेंसीज को मेजर करके देख सकते हैं कि कहाँ हमारे पास जीन फ्लो हुआ है या फिर माइग्रेशन का हम हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री डिसाइड कर सकते हैं. सो दैट वाज अबाउट जीन फ्लो. उसके बाद हम आते हैं नेचुरल सिलेक्शन की तरफ. सो नेचुरल सिलेक्शन क्या है? सो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास वेरिएशंस होते हैं that supports their survival in the changing environment and are better adapted to reproduce. अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो ऐसे वेरिएशंस पजेस करते हैं that supports their survival and makes them better adaptable. तो उसको हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन. तो जो हमारे पास बेटर वेरिएशंस होते हैं दैट आर बेटर अडेप्टेड, दे आर सिलेक्टेड बाय द नेचर, तो उसको हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन. तो जो जीन्स ऐसे हैं जिनके पास कोई एडवांटेज है फॉर बेटर सर्वाइवल, बेटर अडेप्टेशन, तो वो जीन्स हमारा नेचर जो है ज्यादा सिलेक्ट करेगा एंड बाकियों को एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा. सो दैट इज अबाउट नेचुरल सिलेक्शन.
तो पांचों फैक्टर्स हमने देख लिए, म्यूटेशंस, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, देन जीन फ्लो, देन नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, explain divergent evolution in detail, what is the driving force behind it। तो अब आपको क्या एक्सप्लेन करना है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और आपको ये भी बताना है कि इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है हमारे पास। सो व्हाट इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है, डाइवर्जिंग यानी एक से हमारे पास कुछ तो रेडिएट हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन एंसेस्टर से ये चारों आ रहे हैं। सो आप कह सकते हैं कि एक कॉमन एंसेस्टर से चार चीजें जो है डाइवर्ज हो रही हैं। So what is divergent evolution? Divergent evolution is a type of evolution where similar body structures have evolved to perform different functions based on the need of the organism। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ कि एक कॉमन एंसेस्टर था जिसके पास सिमिलर बॉडी स्ट्रक्चर था, पर उस सिमिलर बॉडी स्ट्रक्चर ने क्या किया, इवॉल्व किया, क्योंकि अब उसको डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने थे बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो कुछ भी ऑर्गेनिज्म की नीड थी, उसके बेसिस पे उसको डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने थे। सो इट डाइवर्ज्ड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड अपॉन द नीड। ठीक है, नाउ व्हाट वाज द, अब हमें बताना है कि ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स है उन्होंने डाइवर्ज कर लिया अपने अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, लेकिन जरूरत क्या थी ऐसा करने की। So cause or the driving force is due to the presence of different environments. Certain body parts of the organisms have modified their functions so that they can adapt to these habitats. अब क्या हुआ, ड्राइविंग फोर्स हम क्या कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट एनवायरमेंट्स में गए, उस एनवायरमेंट में ने उस ऑर्गेनिज्म पे चैलेंज डाला कि तुमको अगर यहाँ रहना है तो तुमको अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को अपना फंक्शन मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ऑर्गेनिज्म को तो सरवाइव करना है तो वो अपना फंक्शन मॉडिफाई करेगा। सो इनको हम क्या बोलते हैं, द बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन्स एज दे हैव सिमिलर बॉडी स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, तो अब आप देखिए, बिकॉज हैबिटेट्स जो है उन ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट है, तो उनके पास जो है सिमिलर बॉडी स्ट्रक्चर भले ही हो बट फंक्शन जो है डिफरेंट होगा, क्योंकि उनका हैबिटेट्स भी तो डिफरेंट है। तो वो सेम फंक्शन परफॉर्म करके सारे जो है हैबिटेट में नहीं रह सकते, उनको अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। सो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो है वो हमें बताता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कॉमन एंसेस्टर थे, बट दे डेवलप डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यू टू चेंजिंग एनवायरनमेंट गिविंग राइज टू न्यू स्पीसीज। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिजम्स थे उनका एक कॉमन एंसेस्टर था, पर क्योंकि वो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में रहे तो उनको इवॉल्व करना पड़ा और अपनी एक न्यू स्पीशीज बनानी पड़ी। सो दैट इज द significance of divergent evolution. Then what are the examples that we have? So examples जो animals में हैं, that the forelimbs of whales, bats, cheetahs and humans have a similar bone structure. तो आप देख सकते हैं human का, चीता का, bat का wing और whale का flipper, इनका more or less similar bone structure है। That is how they contain humerus, radius, ulna, carpus, phalanges. तो similar structure तो है, पर function देख क्या सेम है? क्या ह्यूमन और आम और चीता का लेग सेम फंक्शन परफॉर्म करता है? नहीं। सो वेल्स क्या किस लिए यूज करती हैं? फॉर स्विमिंग। बैट्स यूज करती हैं फॉर फ्लाइंग। चीता यूज करता है फॉर रनिंग एंड ह्यूमंस फॉर डिफरेंट फंक्शंस। सो इन सबके फंक्शंस डिफरेंट हैं पर स्ट्रक्चर मोर और लेस इज द सेम। सो इट सजेस्ट्स कि ये हमारे पास जो ऑर्गन्स हैं दे आर होमोलोगस ऑर्गन्स एंड दे आर अ रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। देन comes the heart of various vertebrates. तो जो hearts हैं in various vertebrates, that is fishes, amphibians, reptiles, birds and mammals, इनका structure तो similar है।
सो वर्टिब्रेट्स अगर हैं तो सबका स्ट्रक्चर तो सिमिलर होगा हार्ट का, बट दे वैरी इन द नंबर ऑफ चैम्बर्स। अब हमें बता रहा है कि फिशेस और एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स का स्ट्रक्चर सेम है हार्ट का, मसल से बना है, चैम्बर्स हैं, पर इनका जो नंबर ऑफ चैम्बर्स है वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जैसे जैसे हमारे पास वक्त बीता और हमारे पास जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है वो चेंज हुआ, तो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट यानी नंबर ऑफ चैम्बर्स में भी डिफरेंस आया। सो दे ऑल्दो दे हैव द सेम सिमिलर स्ट्रक्चर हार्ट का, पर उनका जो नंबर ऑफ चैम्बर्स है दैट इज डिफरेंट। सो दैट सजेस्ट दैट इट इज अ रिजल्ट ऑफ हमारे पास डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है। देन प्लांट्स में क्या है? सो जो प्लांट्स हैं उनमें थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। सो आप देखिए जो थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया है, यहाँ पे बोगेनविलिया के थॉर्न्स, और जो टेंड्रिल्स हैं कुकुरबिटा के, दे हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर। क्यों? बिकॉज दे आर मॉडिफाइड ब्रांचेस। दोनों ही चीजें जो है दे आर मॉडिफाइड ब्रांचेस। ठीक है। पर इनका स्ट्रक्चर भी सेम है, पर इनका फंक्शंस आप देखिए, थॉर्न्स और टेंडल्स का फंक्शंस क्या सेम होगा? सो टेंडल्स आर यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग व्हाइल थॉर्न्स आर ऑफ प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो हमारे पास फंक्शंस जो हैं वो डिफरेंट हो गए। सो टेंडल्स सपोर्ट क्लाइंबिंग के लिए एंड थॉर्न्स आर फॉर प्रोटेक्शन, बट ऑल इन ऑल दे आर, अब वो आ कहाँ से रहे हैं? सो दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ ब्रांचेस। ठीक है। सो तो ये क्या हुआ हमारे पास? ये फिर से होमोलोगस ऑर्गन्स एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है। तो हमने क्या किया? एक्सप्लेन भी कर दिया, एग्जाम्पल्स भी दे दिए, ड्राइविंग फोर्स भी बता दिया। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। तो अब हम आते हैं हमारे पास हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, you have studied the story of pepper moths in England. Had the industries been removed, what impact could it have on the moth population? Discuss. तो हमें पेपर मॉथ्स की स्टोरी जो इंग्लैंड में है वो पता है कि कैसे पहले पॉल्यूशन नहीं था, तो वाइट मॉथ्स थे, जब पॉल्यूशन हो गया तो काले मॉथ्स जो है वो हो गए। अब वो हमें बोल रहा है कि आपने अगर इंडस्ट्रीज को हटा दिया रहता तो क्या हुआ होता? सो इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ स्मोक एंड सूट which covered the trees and the lichens got killed. So जो background था on the trees it became darker, causing the previously well camouflaged white variety to be preyed on by the birds. तो अब क्या होने लगा कि population of the dark variety becomes more. सो अब ये इतना तो हमें पता है कि पहले व्हाइट था फिर बाद में ब्लैक हो गया, क्योंकि पॉल्यूशन ये सब आ गया। अब वो भी चाहते हैं कि वो पॉल्यूशन से केमोफ्लेज हो, तो वो डार्क कलर के बन गए। अगर आपने इंडस्ट्रीज को हटा दिया रहता तो क्या होता? डिक्रीज इन पॉल्यूशन होता, अलाउइंग फॉर द रीग्रोथ ऑफ लाइकेंस ऑन द ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज को आप हटा देते तो फिर से लाइकेन ट्रीज पे उगना शुरू होता, फिर से हमारा लाइट कलर्ड जो है वो बैकग्राउंड हो जाता, तो फिर से जो हमारे मॉथ्स हैं, अब हमारे फिर से वाइट वैरायटी के जो मॉथ्स हैं वो ज्यादा सूटेड होते टू द इन्वायरमेंट एज कंपेयर टू द अदर वैरायटी दैट इज ब्लैक। तो फिर से हमारे वाइट कलर वाले ज्यादा फेवर्ड होते इन दिस केस। सो वाइट वाले अगर फेवर होंगे तो दैट बिकॉज दे विल बी मोर सूटेड फॉर द इन्वायरमेंट एंड दस इट्स पॉपुलेशन वुड इंक्रीज। ठीक है। तो अगर हमारे पास मॉथ पॉपुलेशन को इंडस्ट्रीज को हटा दिया जाता तो हमारे पास वाइट जो मॉथ्स है उनकी पॉपुलेशन जो है फिर से इंक्रीज हो जाती। क्यों? क्योंकि हमारे पास पॉल्यूशन जो है वो डिक्रीज हो जाता। ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमें की कॉन्सेप्ट्स बताने हैं इन द इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ डार्विन। सो डार्विन की जो इवोल्यूशन थ्योरी थी उसके की कॉन्सेप्ट्स क्या थे? ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले जो चार्ल्स डार्विन है एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट था, एंड अदर्स के साथ मिलके उन्होंने डार्विनियन थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को कॉइन किया। तो जो क्या बोलता है कि ऑल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स अराइज एंड डेवलप
through the natural selection of minute inherited variations that improve the individual's capacity for competition, survival and reproduction. ठीक है? सो हमारे पास इन अ नटशेल ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म जो है अराइज और इवॉल्व करते हैं जिनके पास ऐसे वेरिएशंस हैं जो उनका सर्वाइवल जो है एंड कैपेसिटी को इम्प्रूव करते हैं फॉर कंपटीशन, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन. तो अगर मेरे पास कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मेरे कंपटीशन, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन को इम्प्रूव करने हैं तो ही मैं इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकती हूँ. ये था चार्ल्स डार्विन का कहना. So according to Darwin, evolution is the process through which species change over time. So evolution एक ऐसा process है जिसके मदद से जो species हैं वो over time change करती हैं. ऐसा डार्विन का कहना था. Give rise to new species and descend from a single ancestor. So evolution को जो है evolution जो है process एक single ancestor से हमारी नई species का बनते रहना. So fittest survive according to Darwin's theory of evolution. Inherent traits are the foundation of fitness. यानी आप जो fit people survive कर रहे हैं वो ही तो अपने traits को inherit करेंगे. So inherent traits are the foundation of fitness. So selection and evolution must have a genetic basis. Obviously. क्यों? क्योंकि हमारे पास mutations भी inheritable हैं. Selection भी हमारे पास inheritable है क्योंकि जो हमारे पास जी रहा है वही तो अपने अच्छे जीन्स को ट्रांसफर करेगा. सो इन अ डिफिकल्ट एनवायरनमेंट सम स्पीशीज हैव अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइविंग. Adaptability is a hereditary trait. It is genetically based. The ability to adapt and be chosen by nature is what leads to fitness. So अगर आपके पास adaptability के genes हैं तो आप आसानी से जो नेचर है उसमें एग्जिस्ट कर सकते हैं. Then, natural selection and branching descent are considered to be the two key concepts. तो इतना तो हमें समझ में आ गया. अब दो key concepts हैं that are natural selection and branching descent. So what are they? So first of all, natural selection क्या है? So natural selection is the method by which populations of living things adapt and transform. ठीक है? So because the population members are naturally diverse, each individual is unique in certain aspects. This variety indicates that some people have characteristics that are more environment appropriate than the others. तो आप नेचुरल सिलेक्शन से क्या समझते हैं कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी पॉपुलेशंस अडैप्ट एंड ट्रांसफॉर्म करती है क्योंकि उस पॉपुलेशन के जो मेंबर्स हैं वो नेचुरली डाइवर्स हैं और ईच इंडिविजुअल यूनिक है. तो इस वैरायटी से हमें पता चलता है कि जो कुछ पीपल हैं उनके पास ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दैट आर मोर एनवायरनमेंट एप्रोप्रिएट देन द अदर्स. सो दैट इज अबाउट नेचुरल सिलेक्शन. देन कम्स द नेक्स्ट, ब्रांचिंग डिसेंट. सो ब्रांचिंग डिसेंट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू स्पीसीज फ्रॉम अ सिंगल कॉमन एंसेस्टर. तो एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर से न्यू स्पीशीज को बनाना, दैट इज कॉल्ड ब्रांचिंग डिसेंट. तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास न्यू स्पीशीज हैं, दे आर अडेप्टेड जियोग्राफिकली टू अ न्यू एनवायरनमेंट एज दे डेवलप्ड. सो ये जो स्पीशीज थी ये न्यू एनवायरनमेंट में गई तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस आए और इसके वजह से और नई स्पीशीज बन गए. सो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन फॉलोड बाय द इवेंचुअल फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज were the results of this. So आपने अगर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट कर दिया किसी स्पीशीज को तो हमारे पास वो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस के वजह से एक और नई स्पीशीज अगर बना ले तो उसे हम क्या कह सकते हैं? ब्रांचिंग डिसेंट कह सकते हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन. तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4. अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. Two organisms occupying a particular geographical area, say desert, show similar adaptive strategies. Taking examples, describe the phenomenon. ठीक है? तो हमारे पास two organisms थे occupying a particular geographical area. तो उन्होंने क्या किया
उन्होंने सिमिलर अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट किया। ठीक है। तो इस टाइप ऑफ इवोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? So the type of evolution where organisms present in the same environment have evolved, causing their structurally different body parts to have the same type of functions is called convergent evolution. ठीक है। तो हमारे पास स्ट्रक्चरली डिफरेंट बॉडी पार्ट्स थे, 2 और 3 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के। उनको हमने क्या कर दिया, हमने उनको डेजर्ट में भेज दिया, सबको एक साथ। तो डेजर्ट में सबके लिए कंडीशंस तो सेम है, तो उनको भले ही उनके पास स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं, पर उनको काम एक ही करना है, अपने आप को डेजर्ट के कंडीशंस में सरवाइव कराना है। सो दे विल अडेप्ट द सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शंस इन दैट डेजर्ट, और इसी को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। सो व्हाट आर द अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज? तो अगर हम एग्जांपल लें कि अगेव एंड कैक्टस बोथ आर प्रेजेंट इन द डेजर्ट एरिया, तो जो अगेव है और कैक्टस है वो दोनों ही डेजर्ट एरिया में प्रेजेंट होते हैं। तो जो लीव्स ऑफ द कैक्टस हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, व्हाइल अगेव में जो मार्जिन्स ऑफ लीव्स हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। ठीक है। वाटर स्टोरेज अकर्स इन द स्टेम ऑफ कैक्टस, whereas in agave the leaves are succulent and stores water. तो पहला तो था कि जो लीव्स हैं वो स्पाइंस के फॉर्म में मॉडिफाइड है इन दोनों प्लांट्स के अंदर, बिकॉज पहले तो लीफ का सरफेस एरिया हमें कम करना है कि ट्रांसपिरेशन हम अवॉइड कर सकें, देन लीव्स में हमें पानी भी स्टोर करना है। सो अब देख रहे हैं कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स भले ही हैं, पर अल्टीमेटली मोटिव क्या है कि डेजर्ट के कंडीशंस में हमको सरवाइव करना है, तो पानी बचाना पड़ेगा, लीव्स का सरफेस एरिया कम करना पड़ेगा, तो लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। ठीक है। वैसे ही क्या क्या सिमिलैरिटीज हो सकती हैं? एक और एग्जांपल है हमारे पास सीरियस परव्यूवियनस एंड यूफोर्बिया विरोसा। ठीक है। तो बोथ द प्लांट्स जो है बिल्कुल ही अनरिलेटेड है, आप देखिए, पर वो सिमिलर अडेप्टेशंस शो करते हैं इन ऑर्डर टू कंजर्व वाटर। अब डेजर्ट में उनका मेन मोटिव तो कंजर्विंग वाटर ही है। So stem is modified into fleshy, succulent, greenish parts that store water and carry out photosynthesis. Leaves are modified into spines in order to prevent water loss through transpiration. तो ये हमने देखा था कि stem fleshy and succulent होती है ताकि पानी को स्टोर कर सके एंड फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर सके। वैसे ही लीव्स जो हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, एंड देन रूट्स पेनिट्रेट मच डीपर इनटू द ग्राउंड टू एक्सेस वाटर। सो इसका क्या मतलब है कि एनालॉगस ऑर्गन्स है हमारे पास ये, इनका स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है बट दे आर अल्टीमेटली परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। सो वी कैन से दे आर leading to convergent evolution and analogous organs. So that was all about question number 5. हमने describe किया phenomenon को, examples दिए। So that is about question number 5. अब हम आते हैं, next है हमारे पास question number 6. So question number 6 is, we are told that evolution is a continuing phenomenon for all living things. Are humans also evolving? Justify your answer. So आपको क्या लगता है कि humans जो है वो अभी भी evolve कर रहे हैं या नहीं? So what is evolution? Evolution is a slow and continuous process where complex forms arise from simple forms. ठीक है। So ongoing human evolution के बारे में आप क्या जानते हैं? सो इवोल्यूशन जो है दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो कभी भी रुकता नहीं है। सो एंड द प्रेजेंट डे ह्यूमंस जो कि हम हैं, वी हैव आल्सो इवॉल्व्ड फ्रॉम एप लाइक एंसेस्टर्स, ये तो सबको पता है। नाउ लैक्टोज इंटॉलरेंस जीन, सो अब एक म्यूटेशन हुआ दैट हैज नाउ अलाउड ह्यूमंस टू डाइजेस्ट लैक्टोज, thus consumption of milk and dairy products are possible. तो जो पहले का मैन था वो मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खा पाता था, उसमें म्यूटेशन हुआ, लैक्टोज इंटॉलरेंस जीन का फॉर्मेशन हुआ, एंड नाउ वी आर एबल टू टेक मिल्क एंड ऑल द डेयरी प्रोडक्ट्स। सो इन द प्रेजेंट सिनेरियो, पीपल लिविंग इन मलेरिया प्रोन एरियाज हैव डेवलप्ड सिकल शेप्ड आरबीसीज टू ओवरकम द मलेरियल पैरासाइट। अभी आप देखिए कि जो मलेरिया प्रोन एरियाज में रहते हैं उनके पास उनको सिकल सेल एनीमिया होता है, क्योंकि ऐसा एक म्यूटेशन हुआ
कि हमारा मलेरियल पैरासाइट जो है वो सिकल शेप्ड आरबीसीज में नहीं रह पाता। तो अगर मलेरिया उस जगह पे रेलेवेंट है, तो क्या होता है कि हमारे पास उस आरबीसीज का शेप भी चेंज हो रहा है ताकि उन लोगों को मलेरिया से बचा पाए। सो दैट ऑल्सो tells about some kind of evolution. Then a rare allele in European and Northeastern Asia populations has caused individual to become HIV resistant. तो कुछ लोगों में यूरोपियन एंड नॉर्दर्न एशियन लोग कुछ ऐसे हैं जिनके पास एक म्यूटेशन है जो उनको रेजिस्टेंट बनाता है, किससे? HIV होने से। सो दैट ऑल्सो सजेस्ट कि कुछ तो म्यूटेशन और इवोल्यूशन हो रहा है हमारे पास, जिसके वजह से HIV रेजिस्टेंस भी आ रहा है ऑर्गेनिजम्स में। सो that suggests that evolution is still continuing. और हम क्या एग्जाम्पल्स देख सकते हैं? सो लैक्टोज परसिस्टेंस का एग्जाम्पल हमने देख लिया कि all other mammals develop lactose intolerance because young ones are weaned away from mother's milk after a certain age. Unlike humans, other mammals do not have the facility to consume other mammal milk. तो हमें क्या बताना चाह रहा है कि जो दूसरे एनिमल्स होते हैं वो हमारे जैसे मिल्क कंज्यूम नहीं कर सकते, बट ह्यूमंस में ऐसा इवोल्यूशन हुआ है कि हमारे पास लैक्टोज इंटॉलरेंस जीन है। सो हम मिल्क और अदर मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी कंज्यूम कर सकते हैं, और जो अदर एनिमल्स हैं उनके पास ऐसी एडवांटेज देखने को नहीं मिलती। सो इट सजेस्ट कि हम इवॉल्व कर रहे हैं। देन इन्फेक्शियस डिजीजेस के अगेंस्ट हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो ये भी हमने देखा कि HIV के अगेंस्ट कुछ पॉपुलेशंस में रेजिस्टेंस है। देन मलेरिया के अगेंस्ट हमने रेजिस्टेंस कैसे पैदा की है? तो अगर मलेरिया प्रोन एरियाज है तो उनमें लोगों के पास सिकल शेप्ड आरबीसीज होते हैं जिसमें मलेरियल पैरासाइट सर्वाइव ही नहीं कर पाता। सो इन अ वे इट इज अ बून, और हम कह सकते हैं कि इवोल्यूशन के वजह से ही सब हो रहा है। धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है एंड जो भी फेवरेबल है वो हमारे पास प्रमोट हो रहा है और इनहेरिट हो रहा है through generations. So that's about question number 6. अब हम आते हैं नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7. Had Darwin been aware of Mendel's work, would he been able to explain the origin of variations? Discuss. ठीक है, तो अब जो हमारे पास हमें बोल रहा है कि अगर डार्विन को पता होता मेंडल के वर्क के बारे में, सो मेंडल ने किस पे वर्क किया? ऑन गार्डन पीस एंड गेव द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। सो मेंडल का काम क्या था? उसने क्या किया? गार्डन पीस पे वर्क किया एंड ही गेव द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि हमें पता है स्टेटिंग द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन इनहेरिटेबल फैक्टर्स। अगर डार्विन को पता होता कि मेंडल ये काम कर रहा है, सो क्या डार्विन समझा पाता मेंडल को अबाउट द ओरिजिन ऑफ वेरिएशंस? सो डार्विन ने क्या किया? गिव द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, हमें पता है कि which mainly stated that variations occur in populations. So individuals possessing positive variations will be selected to survive by nature. तो ये हमें पता है कि जो आपके पास अगर पॉजिटिव वेरिएशन है तो नेचर आपको सिलेक्ट करेगी ताकि आप सर्वाइव करें और रिप्रोड्यूस कर सकें। दैट इज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। द ऑर्गेनिजम्स दैट आर बेटर अडेप्टेड कैन सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। सो अगर डार्विन को पता होता अबाउट फैक्टर्स तो वो एक्सप्लेन कर पाता अबाउट द ओरिजिन ऑफ वेरिएशन। सो हमें पता है कि जो जीन या फैक्टर है दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड वेरिएशन इन कैरेक्टर्स। ठीक है, सो हमारे पास मेंडल जो है सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया ऑन अ पी प्लांट एंड केम आउट विद हिज थ्योरीज ऑफ वेरिएशंस। तो मेंडल ऑब्जर्व्ड द रिप्रोडक्शन ऑफ पी प्लांट फॉर मेनी जनरेशंस एंड टैबुलेटेड एंड एनालाइज्ड दोज फाइंडिंग्स। हमें पता है कि मेंडल ने कैसे पी प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किया, अपनी फाइंडिंग्स को टैबुलेट किया, एनालाइज किया। He could attribute to the origin of variations to some factors which may have been present in the organisms, but साइंटिस्ट को उस समय जीन के बारे में पता ही नहीं था। ठीक है, सो डार्विन जो है 10 years older than मेंडल था, and hence it can be said that he was born in the same era. He would have had access to the same technology and information as Mendel had. Moreover, he was on an exploration on which conducting a Mendelian experiment could not have been possible. While Mendel's study was focused on a single species, Darwin's study
was encompassing a much wider scope. So तो हमारे पास ये क्या कहना चाह रहे हैं कि डार्विन जो है वो 10 इयर्स ओल्डर था मेंडल के। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों को ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिला होगा। पर मेंडल का रिसर्च कुछ और था, डार्विन का रिसर्च कुछ और था। हाँ, हो सकता है कि अगर वो दोनों को एक दूसरे के बारे में पता रहता, तो दोनों ने मिल के कुछ और पोस्टुलेट कर दिया होता। पर इन दिस केस हमारा मेंडल कुछ और काम कर रहा था एंड डार्विन का रिसर्च मोर ऑन अ वाइडर बेसिस बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, नेचुरल सिलेक्शन, ब्रांचिंग डिसेंट। तो डार्विन वाज वर्किंग ऑन अ मच वाइडर स्कोप। वाइल जब हम मेंडल की बात करें तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स की लिमिटेशंस थी दैट ही वाज वर्किंग ऑन अ स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ पी प्लांट्स और उसमें उसने पता चला कि कुछ फैक्टर्स होते हैं और फैक्टर्स इनहेरिट होते हैं एंड देयर कैन बी सम वेरिएशंस। तो उस समय उसको पता नहीं था कि जीन्स नाम की कोई चीज होती है। फैक्टर के नाम से वो बोलता था कि फैक्टर्स जो है वो इनहेरिट होते हैं और उन्हीं की वजह से जो हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएशंस है वो आते हैं। जबकि डार्विन वाज परफॉर्मिंग हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन अ लार्ज स्केल, ही वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स कैसे कौन से जीन्स मोर फेवरेबल है टू सर्वाइव एंड ऑल। सो देयर एम्स ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट्स वाज डिफरेंट। सो अगर इन दोनों को पता रहता एक दूसरे के बारे में, सो दे कुड हैव हेल्प्ड ईच अदर and made a much clearer concept, but in this case the motives of their experiments was different। तो तो हाँ, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अवेयरनेस होती अगर डार्विन को मेंडल के बारे में, तो हाँ वो एक्सप्लेन कर पाता द ओरिजिन ऑफ वेरिएशंस। पर अगर अवेयरनेस नहीं होती तो वो नहीं एक्सप्लेन कर पाता। सो दैट्स अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। सो इवोल्यूशन भी हमारे पास हमें थोड़ा मगिंग अप करना है, पर मोस्टली अंडरस्टैंडेबल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको एक बार समझ में आ गए तो आप फिर नहीं भूलेंगे। सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करिए सो दैट दे स्टे विथ यू, क्योंकि इवोल्यूशन इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस आते ही हैं। सो इसी के साथ हमारा इवोल्यूशन का चैप्टर खत्म होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को आप बार बार करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।